तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल, वेलकम बैक टू दिस चैनल बच्चों। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर हाजिर है आपके सामने एक दोबारा से उसी सीरीज के साथ जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं हर फिजिक्स का चैप्टर, चाहे वो क्लास 11th हो या फिर 12th हो, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा चैप्टर विद इन 30 मिनट्स, जिसके अंदर आज के सेशन के अंदर तुमको मिलने वाला है पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आने वाले हर एक फॉर्मूले के बारे में तुमको पता चलेगा। मतलब तुम्हारे इसी सेशन से फॉर्मूला शीट भी तैयार हो जाएगी, दूसरा हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा, और तीसरा हम बेसिक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर तुमने ये तीनों बातें अच्छे से कवर कर ली, और ये वो सारी की सारी बातें जो जेईई मेंस में तुम्हारे काम में आएंगी, तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जिसके अंदर मैं आपको कराऊंगा इसी चैप्टर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से पूरी गारंटी होगी कि आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन रखे हुए होंगे, तो वो आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ये लगा दिया। तो हर उस बच्चे के लिए सेशन होने वाला है जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं पढ़ रखा है और वो चाहता है कि भाई मेरा कम टाइम में पूरे से पूरे बड़े से इतने बड़े से चैप्टर का मेरा रिवीजन हो जाए। तो ये वीडियो बच्चों तुम्हारे लिए होने वाला है। इसको तुम एक बार देखो, दो बार देखो, जितनी बार देखना है देखो भैया, देखने की चीज है ये सेशन, क्योंकि भाई जितनी बार देखोगे उतने तुमको इसके अंदर चैप्टर में आने वाले जितने भी ढेर सारे फॉर्मूले वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आओ यार, जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी लेकर आइए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा चुका था, उसका भी हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी से आज, है ना। तो आ जाओ यार मेरे प्यारे बच्चों। तो तुमको हर एक बात जितनी भी मैं आज बताने वाला हूं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और थोड़ा सा मैं फास्ट रह जाऊंगा क्योंकि ये मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं रिवीजन कराने आया हूं। अब अगर ऐसा तुम चाहोगे सर ऐसा पढ़ाओगे जैसे कि पहली बार हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी यार मैंने वन शॉट डाल रखा है, आप देख सकते हो वेदांतु जेईई डिग्री वाले चैनल पर। ठीक है, तो फटाफट कर लो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ऐसी धमाकेदार वीडियोस तुम तक पहुंच सके, और कर दो इस वीडियो को लाइक अगर तुम चाहते हो आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊं। और इसके भैया हमारे नोट्स के पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे जब ये सेशन खत्म होगा। और बड़ी मेहनत लगी है बच्चों, पूरा का पूरा जो 400 स्लाइड के अंदर मैंने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट कराया था, तो उन 400 स्लाइड को 40 स्लाइड में मैं लेकर आया हूं, और कोई भी मैंने इंपॉर्टेंट बात स्किप नहीं करी है। तो इसको समराइज करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा होगा, तो उस चीज के लिए वो सारी की सारी बातें तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज ये टेलीग्राम चैनल, इसको तुम ज्वाइन कर लो, इसमें तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरुआत करें मेरे प्यारे बच्चों। आओ यार, थोड़ा सा जोश और जुनून के साथ एक मोटिवेशनल लाइन याद आ रही है मुझे। मतलब वो इससे हो सकता है थोड़ा रिलेटेबल ना हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ से रिलेटेबल जरूर होगी। देखो, जब एक वक्त आता है ना, जैसे हमारे साथ है, मतलब मेरी एज के लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, तुम जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो तुम भी रिलेट करोगे, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं तुमको सुनाता हूं। वो कुछ इस तरह है कि जब आप आगे बढ़ते हो ना, जब आप इंप्रूव करना शुरू करते हो, ग्रोथ करना शुरू करते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो आके आपकी टांगे खींचते हैं, है ना, और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन है, कभी जब कामयाब हो जाओ तो सुनाना किसी को। वो कुछ इस तरह से है कि दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, दुनिया समझ गई है कि, मतलब दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, मेरा दिल ही जानता है कि कितना थक गया हूं मैं। और जो आसान लग रहा है तुम्हें सफर देखने में, जो आसान लग रहा है सफर तुम्हें देखने में, पर मैं ही जानता हूं कि दीवानगी की हद तक गया हूं मैं। तो बड़ी अच्छी लाइन लगी मुझे, इसलिए मैंने तुमको सुनाई। तो दीवानगी की आखिरी हद तक जाना है, कहने का मोटिव यह है बस मेरा तुमसे, कि अगर तुमको चमकना है तो भाई दीवानगी की आखिरी हद तक जाना पड़ेगा। जितना तुमने भी नहीं सोची हो, बाकियों से तो मतलब ही नहीं, जितना तुमने भी नहीं सोची हो इतनी तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी तो जाए भाड़ में। तुम्हें इतनी मेहनत करनी है और कमबैक अपना करके दिखाना है। और यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस फॉर्म में मैंने सारी बातें लिख दी, सारे फॉर्मूले। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम शुरुआत करें तो डेफिनेशन क्या कह रही है भाई, चलो जरा ध्यान से देखो। थोड़ी मैं चैट्स इस टाइम कम पढ़ पाऊंगा, आप सुनना ध्यान से सारी बातों को, है ना। तो
करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट क्या होती है? तो भाई करंट थ्रू अ सरफेस या किसी भी चीज से अगर करंट पास हो रही है तो उसकी डेफिनेशन क्या है भाई? इट इज द रेट एट विच द नेट चार्ज फ्लो थ्रू द सरफेस। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मान लो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारा जो चार्ज फ्लो हो गया और वो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, ये हमारा करंट होता है। अब करंट भी बच्चों हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज करंट और एक होती है हमारी इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते थे ना आप, वैसे ही है। एवरेज करंट का मतलब कि आपने टोटल कितना चार्ज फ्लो हो गया और वो टोटल कितने टाइम में हुआ, या फिर इसको डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब जब आपने बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर चार्ज फ्लो कराया हो तो उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना हमारा चार्ज फ्लो हुआ होगा वो उस इंस्टेंट के करंट बताएगा। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं डी क्यू बाय डी टी। तो आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हमारा डी क्यू बाय डी टी और आई एवरेज का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अच्छा, ये हमारी करंट है तो इसकी यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर होती है। क्या होती है भाई? एम्पियर। वैसे चार्ज की यूनिट कूलम होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड को हमने एम्पियर बोल दिया है। मतलब 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सेकंड में 1 कूलम हमारा चार्ज फ्लो करेगा किसी सरफेस से। सीधी सी बात है। अल्लाह, इतनी सी बात पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर जब चार्ज हमें दे रखा है कुछ इस तरह से और पूछा जा रहा है कि भाई करंट बताओ एट 2 सेकंड। अब एट 2 सेकंड का मतलब इन 2 सेकंड का मतलब होता है टोटल 2 सेकंड। एट 2 सेकंड मतलब दूसरे सेकंड जब हो रहा होगा उस टाइम पर कितना हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा, ये बताओ। तो आई का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया भैया डी क्यू बाय डी टी होता है। तो सर जी डिफरेंशिएट कर दें? बिल्कुल कर दो। तो भैया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, 5t का हो जाएगा 5 और 6 का तो 0। तो खत्म कहानी। और टाइम हमको दे रखा है 2 सेकंड। तो यहां पर आई की जगह पर 2 इंटू 2 प्लस 5 डेट इज करंट आया हमारा 9 एम्पियर। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? क्या आपको ये फॉर्मूला आता है? बिल्कुल आता है, मैंने तो बताया अभी। तो आप भी बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे कि आंसर 9 एम्पियर आ रहा है। कितनी सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी एक टर्म आती है इस चैप्टर के अंदर जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वो वाली ड्रिफ्ट नहीं है जो भैया तुम अपनी साइकिल से मारा करते थे, अब आज स्कूटी से मारने शुरू कर दी है। एक टाइम वो भी आएगा कि जब कार से तुम ड्रिफ्ट मारना शुरू करोगे, लेकिन ये वो वाले ड्रिफ्ट नहीं है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसको वीडी से हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारा कोई भी कंडक्टर, कोई भी हमारा वायर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर का मतलब ये होता है कि यार फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह से तुम रैंडम मोशन कर रहे थे, तुमने पूरे साल पढ़ाई तो करी लेकिन इधर आधा पढ़ रहे थे, कभी ये पढ़ लो कभी वो पढ़ लो, कभी ये अच्छा लग रहा है कभी वो बुरा लग रहा है, इस तरह से पढ़ाई चल रही थी। तो तुम्हारा नेट रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अब तुमने एक पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करा, जिसको भी तुमको करना है वो करो, लेकिन किसी एक इंसान को आइडियल मानो और उसको फॉलो करो, उसकी पढ़ाई हुई बातों को मानो। तो अगर तुमने ऐसा करा, मतलब जैसे कि हमारा रैंडम शेप का कंडक्टर था, मतलब रैंडम कंडक्टर था जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे, लेकिन अगर मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल आ गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो हमें बात मालूम है कि इलेक्ट्रॉन सबके सब नेगेटिव से दूर भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो अब इन सारे रैंडम मोशन वाले इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर, इनको एक डायरेक्शन मिल गई, इनको एक मकसद मिल गया कि मुझे किधर भागना है। अब ये सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे तो करंट आती है, तो करंट आती है। तो पहले भी मोशन कर रहे थे, पहले भी कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन अब इस सेल को लगाने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारी इनकी, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। वो जो वेलोसिटी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन पढ़िए, इट इज द एवरेज रेट एट विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो होंगे। अरे यार, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे लेफ्ट में भागेंगे, प्लस की तरफ, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर होता है बहुत ही कम होता है, मिलीमीटर पर सेकेंड आता है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर आपको फॉर्मूला बताना है तो फॉर्मूला आता है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कहां गया भाई? नहीं लिखा गया? अच्छा इधर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, चलो मैं यहां पर भी लिख देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है छोटा ई बड़ा ई टॉ बाय एम। ये डेरिवेशन होकर आया, डेरिवेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन अभी आप फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के
कोलिजन भी हो रहे होते होंगे, टक्करें भी हो रही होती होंगी, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का समय को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब दो टक्कर, एक इधर टक्कर मार दी और एक उधर टक्कर मार दी, तो इन दोनों टक्करों के बीच में जब वो टक्कर नहीं मार रहा था तो उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, जो कि टॉ से रिप्रेजेंट करा जाता है, TAU वाला टॉ, और नीचे आ गया m जो कि इलेक्ट्रॉन का मास है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये तुमको याद रखना है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करा दूं, क्या बोला सर ने? सर ने बोला कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करा दो तो क्या बचेगा? E टॉ बाय m। अब ये फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का, ये फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी का मतलब मूवेबिलिटी, कोई चीज कितनी आसानी से मूव कर पा रही है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारो? वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां पर अगर आ गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में फॉर्मूला ये आता है हमारा Q/T करके। तो फिलहाल आता क्या ये समझो, इसको मैं बोलता हूं वीना। क्या बोला सर जी ने? वीना। V में VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और N है यहाँ पर स्मॉल। स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और हमारा A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो गई, I का फॉर्मूला वीना। ये बड़ी काम की बात हो गई। अभी सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ। फिर आता है हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सिंपल, भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करना। यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग है। अगर मान लो कि एक कंडक्टर है, ये इस तरह से कंडक्टर है, अब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसमें हमारी करंट फ्लो कर रही है। अब इसमें करंट हमारी कुछ ऐसे गई, I करंट, तो वो कितनी करंट फ्लो हुई और वो कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हुई ना, एरिया में फ्लो हो रही है। तो करंट अपॉन एरिया को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम J से। करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं J से। क्या हो गया भैया? करंट अपॉन एरिया। और इसकी यूनिट क्या होगी सर जी? यूनिट होगी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। अब जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ाया हमें कि सर I का फॉर्मूला तो V ना आया था, बिल्कुल आया था। अगर सर आप यहां पर करंट डेंसिटी में I की जगह पर V ना रख देते हैं, ठीक है रख देता हूं, तो ये V ना, और अपॉन में एरिया, तो एरिया से तो एरिया गया, तो हमारी करंट डेंसिटी का नया फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूं वैन। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो आप लिखा हुआ दिख रहे हो ये वैन हो गया। अच्छा एक चीज और समझो, हमें तो ये भी बात मालूम है कि जो मोबिलिटी होती है, क्या मोबिलिटी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी क्या था सर जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर अभी आपने बताया था, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी सर। तो यहां पर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हो? हाँ जी भाई, तो लिख दिया। तो ये हो गया सर n स्मॉल e म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो n e म्यू आप देख रहे हो, क्या? स्मॉल n इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू मोबिलिटी, ये हमारा कहलाता है कंडक्टिविटी। ये टर्म हमारी एन ई म्यू मिला के क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। तो यहां से हमारा फॉर्मूला है सिग्मा ई। यही तो हमारी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, सॉरी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। तो ये जे का फॉर्मूला सिग्मा ई, ये भी देख लेना। यहां पर सिग्मा हमारा क्या था भाई साहब? कंडक्टिविटी था। ऐसे आपको समझ में आ रहा है या फिर मैं अपने तरीके से लिख लिख के पढ़ाऊं? मुझे एक बार बता दोगे? ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे सही है ना? या फिर मैं ये सारी बातें खुद लिख के भी बता सकता हूं, शायद तुमको तब ज्यादा समझ में आए, या ऐसे समझ में आ रहा है? एक बार देख लो, बोलो। ऐसा आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी पढ़ रखा होगा। ये थोड़ी सी बातें बता देता हूं, मतलब सारी बातें एक बार बता देता हूं, सारे फॉर्मूले। सबसे पहले भैया मैंने क्या बताया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटा ई बड़ा ई टॉ बाय एम। मोबिलिटी जो कि होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई टॉ बाय एम। उसके बाद हमारा आ गया करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, जो कि हमने VDEN भी लिख दिया। या फिर करंट डेंसिटी को मैंने यहां पर बोला कि इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर आप म्यू ई इंटू ई एन भी लिख सकते हैं, या फिर बोला जाए तो म्यू ई एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। और म्यू ई एन होता है हमारा कंडक्टिविटी, जो कि सिग्मा ई हो गया। क्या हो गया? सिग्मा ई। अच्छा, मतलब सिग्मा जो आ रहा है, कंडक्टिविटी जो आ रही है, वो सर म्यू स्मॉल ई एन आ रही है। हाँ जी, म्यू स्मॉल ई एन आ रही है। अच्छा अच्छा, अब जरा सुनते जाओ। सर म्यू तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड था ना? हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड था ना? देखते जाना। हाँ जी सर, ये था। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं इसका फॉर्मूला बनाओ, तो यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला छोटा ई बड़ा ई टॉ बाय एम, और ई इंटू ई एन, तो ई से ई गया, तो अब हमारा सिग्मा का फॉर्मूला क्या आया सर? ये एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम आ रहा है।
ये हमारा क्या है, ये कंडक्टिविटी का असली फॉर्मूला है। और कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा होता है क्या, रेजिस्टिविटी। तो उसका फॉर्मूला बनेगा m/n² टॉ। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ रहा है, ये आ रहा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसका सिंबल आप देख रहे हैं रो होता है, सुनते जाना भी। अब इतना हो गया। अब आप लोगों ने यार कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा होगा कि असली हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे तो हमें बात मालूम है फ्रॉम द ओम्स लॉ V का फॉर्मूला IR होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहां से अगर हम देखें तो R का फॉर्मूला V/I तो आता है, लेकिन ये असली फॉर्मूला नहीं है। असली फॉर्मूला R का क्या होता है, रो L/A। क्या होता है, रो L/A। तो रो की वैल्यू आ चुकी है, तो ये हो जाएगा सर m/n² टॉ और L/A। तो यहां से हमारा रेजिस्टेंस का असली फॉर्मूला निकल कर आ गया। देखते जाओ। अच्छा, यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब भैया करंट के रास्ते में आपके कंडक्टर ने कितनी रुकावट लेकर आया। भैया रुकावटें तो बहुत हैं, तो रुकावटें लेने आने वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट होती है ओम। ओमेगा से दिखाया जाता है। तो इस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी सर, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, फिर ये RA/L। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आती है ओम मीटर, और कंडक्टिविटी इसका उल्टा है तो वो हो जाएगा पर ओम पर मीटर। लो जी, मैंने यूनिट भी लिखवा दी है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर हमने जैसा अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L/A होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L/A होता है। एक बार मैं ये भी सारी बातें बता देता हूं। पहले ये क्या आया, हमारा रेजिस्टिविटी आया और m/n² टॉ आया, जैसे मैंने बताया। और याद रखना, रेजिस्टिविटी सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल का नेचर और दूसरा टेम्परेचर। बाकी किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप वायर की लेंथ बढ़ाओ, एरिया कम करो, जो करना है करो, मैटर नहीं करता। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल मतलब नेचर पे डिपेंड करेगी। अच्छा, इतना हो गया। ये V इज इक्वल्स टू IR मैंने आपको बता दिया, R इज इक्वल्स टू रो L/A मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L/A होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इसी के ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि एक वायर है, एक वायर है कुछ इस तरह से, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A है और लेंथ है L। अब आपने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल कर दी। अब आपने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ अगर डबल कर दी तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो, अगर आपने देखो स्ट्रेच करा मतलब खींचा है, तो खींचा है तो वायर अगर लंबा हुआ है तो पतला भी तो हुआ होगा। तो अब अगर आपने लेंथ डबल कर दी है तो अब एरिया क्या हो गया होगा। लाओ ये निकालूं भाई, इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल लेंथ विल बी इक्वल्स टू फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ। अब ये क्यों लिख रहे हैं सर, भैया एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो भैया वायर की पहले जो वॉल्यूम थी बाद में भी तो वही रहेगी। ऐसा तो है नहीं पकड़ के खींचा तो भैया वायर कहीं से नया बन के आ गया, उसी वायर को पकड़ के खींचा ना, तो वॉल्यूम सेम रहेगी। तो इनिशियल एरिया अगर A है, लेंथ अगर L है, तो फाइनल एरिया कितना होगा ये निकालना है। अगर लेंथ 2L हो गई तो यहां से अगर हम देखें तो फाइनल एरिया आधा हो रहा है। अब यहां से हमारी सारी कहानी समझ में आ गई कि सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L/A होता है। तो अगर आपने लेंथ डबल करी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, लेंथ डबल करी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। और सर आपने एरिया आधा करा है, अब एरिया आधा करा तो भी तो रेजिस्टेंस डबल होगा, तो ये 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा। कॉमन सेंस से निकाल लिया हमने, 4R आ रहा है। बोला बताओ क्या आपका ये आया नहीं। अरे वेरी गुड श्रुति, शाबाश, जानवी ने भी बताया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सही जा रहे हैं। और आगे देखो, अब हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मैंने बताया टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर ये दोनों ही बातें टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही हैं तो कहीं ना कहीं इनका टेम्परेचर वाला फॉर्मूला भी होगा। तो हमारा ये फॉर्मूला आता है R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये R0 मतलब इनिशियली हमारा अगर किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस था तो फाइनल हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे जनरली मेटल्स जो होते हैं हमारे, आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो यहां पर इसका ऐसे ग्राफ भी जाता है, ये हमारा ग्राफ भी हो गया रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का। तो इसको देखते हुए ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर ये अल्फा कहलाता है टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब यही सेम फॉर्मूला मैं रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकता हूँ और ये सेम फॉर्मूला मैं रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकता हूँ, बस R की जगह पे रो लिख देना। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, करा देता हूँ। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है 50 डिग्री सेल्सियस पर और 6 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो भैया अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने माना कि यार इनिशियली जब मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, जब मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उस टाइम पर मेरा रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि R था। ठीक है, उस टाइम पर रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R मान लिया, बल्कि R0 मान लेता हूं। अब अगर टेम्परेचर कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस,
अब अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो अब रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 5 ओम। तो मतलब ये फॉर्मूला बना होगा ना, R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो सर जी जब फाइनल रेजिस्टेंस तो 5 हो गया, इनिशियल आर नॉट था 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर में कितना चेंज लेकर आए, 0 से 50 मतलब 50 का लेकर आए। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर अगर सर जी आप यहां पर 0 से 60 पर लेके जाते तो अब हमारा रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है। वो 6 ओम कब आ रहा है, जब हमने 60 डिग्री का राइज लेकर आए। तो यहां पर ये अल्फा इंटू 60 हो जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। हमें तो फिलहाल आर नॉट निकालना है, लेकिन मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 5/6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 50 अल्फा, और ये 1 प्लस 60 अल्फा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्फा की वैल्यू शायद 1/200 आती है, और ये उठा के अगर आप पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहां से आपका आर नॉट निकल कर आ जाएगा। इसको जरा एक बार अच्छे से देखिए, इसको फटाफट देखो एक बार। हाँ जी देख लिया, देख लो सॉल्यूशन देख लो। हाँ, अल्फा की वैल्यू 1/200 आती है, और जब हमने उसमें पुट करा इक्वेशन में तो आर नॉट हमारा 4 ओम आ रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा, जो है कि हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। भाई अगर वायर हमारे ऐसे सीरीज में लगे हुए, मतलब एक के बाद एक लगे हुए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब एक का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, अगर ऐसा है तो भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R2। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर वो ऐसे ऊपर नीचे अलग अलग वायर में लगे हुए हैं कि ये रेजिस्टेंस है R1 और ये नीचे वाले में रेजिस्टेंस है R2, अभी ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इनको उल्टा करके ऐड कर दो, मतलब 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, अगर दो होते हैं ना तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, नीचे दोनों को ऐड कराओ। क्या ये बातें याद आ रही है या नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि रिवीजन की जगह पर आज पहली बार करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा मेरे बच्चों है? चलो सुनते जाना सेम इसी तरह। और इसके अंदर एक ट्रिक भी आती है, वो ट्रिक ये है कुछ इस तरह कि अगर भाई हमारा सीरीज है तो सीरीज के अंदर बढ़ता है हमारा वोल्टेज। अब अगर सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है तो पहले वाले रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज पास होगा, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस ऊपर, दोनों रेजिस्टेंस का सम नीचे, इनटू टोटल पोटेंशियल या फिर टोटल वोल्टेज। वो यहां पर छोटा सा लिखा हुआ है, देख लेना, जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। ऐसे ही अगर पैरेलल में, तो पैरेलल में भाई करंट बढ़ती है, तो करंट बढ़ने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ऊपर वाला रेजिस्टेंस R1 है और नीचे वाला रेजिस्टेंस R2 है, तो जिसकी करंट निकाल रहे हो रेजिस्टेंस दूसरे वाले को ऊपर रखना, तो ये R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो यहां से आप करंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने V1 का फॉर्मूला बनाया ऐसे V2 को बना लोगे, तो जहां पर भी 1 है वहां 2 लिख दो, जहां 2 है वहां 1 लिख दो, ऐसे यहां पर भी। चलो अच्छा, ये तो दोबारा आ गया यार, ये दोबारा क्यों आ गया? हाँ इधर देखो, अब इधर देखो, यहां पर अब हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन तो नहीं है आई थिंक, लेकिन ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। P और Q के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल देंगे। सर सबसे पहले दिख रहा है 3 और 3 आपस में किस में है, सर जी पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3 मतलब 1। तो यहां से हमारा R इक्विवेलेंट 1 आ रहा है। भैया 1 मार्क मत कर देना, अभी इतने इन तीनों को हटा के मैं 1 मान सकता हूं। तो अब ये मेरा सर्किट कुछ ऐसा हो गया, ये 2 ओम का है, उसके बाद ये 1 ओम का है, और फिर उसके बाद ये 2 ओम का है। ये P हो गया और ये Q हो गया। सोचो 2, ये सब मिला के 1 और ये 2, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये 5 ओम आएगा सीरीज में। अभी आपस में सीरीज में ना, तो 5 ओम से मैच हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कितनी सिंपल सी बात है भैया। अच्छा भाई, अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, वो है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ने भैया हमको 2 लॉ दिए, किरचॉफ भाई साहब ने 2 लॉ दिए। एक तो किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहलाता है, या फिर इसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ मैश लॉ ये भी बोलते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, मतलब एक पॉइंट पर जहां पर बहुत सारे वायर्स आके मिल रहे हैं, उन सारी की सारी आती हुई करंट या जाती हुई करंट जो भी है, उन सब का सम 0 होगा, और ये होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये किसको बिलीव करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग है, एनर्जी नहीं, चार्ज के अकॉर्डिंग है। मतलब आने वाली करंट अगर मान लेते हैं ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। ठीक है, तो आने वाली करंट को अगर मैं नेगेटिव मानूं तो -I1, -I2, -I3, और जाने वाली को पॉजिटिव मानूं तो +I4, +I5।
तो इन सारी करंट का सम जीरो होगा। ये तो है किरचॉफ लॉ। तो या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ कि उन सबको अगर उधर ले जाऊं तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो I4 प्लस I5 के बराबर है, I5 के बराबर है। मतलब आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम बराबर होना चाहिए। ये भी आप इसको इस तरह से कह सकते हो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का लॉ है। ये हमेशा सर्किट में लगेगा और उन्हीं सर्किट में लगेगा जो क्लोज्ड है, जो क्लोज्ड है। और दूसरी बात ये कहता है कि सारे के सारी पोटेंशियल का सम जीरो होगा, मतलब सारे के सारे वोल्टेजेस का सम जीरो होगा। अब इसको करने के लिए मुझे तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूं। वैसे तो क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता हूं कि मान लो एक हमारा एक सर्किट है, इस सर्किट ये रेजिस्टेंस है हमारा, मान लो स्मॉल रेजिस्टेंस R1 है, और यहां पर ये हमारा सेल है, यहां पर भी एक हमारा सेल है। अच्छा, इसका EMF हमारा E1 है, इसका EMF हमारा E2 है, और यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R आ गया, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है R2। अच्छा, ये बड़ी वाली सेल की प्लेट पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। अभी ऐसा है, तो सबसे पहले अगर आपको सर्किट दिखाई दे रहा है तो इसमें आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। तो याद रखना हमेशा करंट जितनी निकलेगी सेल से उसी पर वापस उतनी भी आएगी। पॉजिटिव से निकालोगे नेगेटिव पर वापस आएगी। तो पॉजिटिव से अगर मैंने करंट निकाली यहाँ से I1, तो I1 घूमी 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 I1 यहाँ पर पहुंची। यहां से मैंने पॉजिटिव से निकाली I2, तो I2 घूमी 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 यहाँ पर पहुंची। अरे जब दोनों यहाँ पर पहुंची तो I1 और I2 मिल गई, तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ का पहला वाला लॉ ये दोनों ऐड होकर I1 प्लस I2 पर जाएंगे। अरे जितनी आ रही है उतनी जाएगी, ठीक है सर जाएगी। और यहां पर ही मैंने बताया कि जितनी निकलती है उतनी वापस आती है। I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई। ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी अगर पहला वाला लूप है तो उसके अंदर किरचॉफ लॉ लगाना है तो कैसे लगाते हैं भाई? अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं सर, तो भाई रेजिस्टेंस का जो हमारा वोल्टेज है वो V इक्वल्स टू IR होता है, तो वो हो जाएगा I1 R1। क्या हो जाएगा सर? I1 R1। तो देखो अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं ना तो ये I1 R1 हो जाएगा। अब इसमें I1 R1 का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो सुनो। मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज और करंट आ रही है इसमें एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैं अगर ऐसे घूमा तो मैं इस एंड से इस एंड पर, मतलब मैं जा रहा हूं राइट में और करंट आ रही है लेफ्ट में। याद रखना जब भी करंट ऑपोजिट दिखे तो IR का साइन प्लस लेना है। मतलब यहां पर ऑपोजिट के लिए प्लस और सेम डायरेक्शन के लिए माइनस, उल्टी कहानी चलती है। तो यहां पर ऑपोजिट है तो ये प्लस का ही आ गया। और जब मैं आगे बढ़ा तो मैं सेल पर आया, तो सेल पर पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पर आया, तो अब मैं नेगेटिव प्लेट से बाहर निकल रहा हूं। अगर मैं नेगेटिव प्लेट से बाहर निकल रहा हूं तो माइनस का E1 आ गया। फिर मैं नीचे आऊंगा, अब अगर मैं नीचे आऊंगा तो देखो करंट ऊपर जा रही है तो प्लस का साइन आएगा, और I1 प्लस I2 करंट है इंटू रेजिस्टेंस R। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सेम इसी तरह से आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क ये है कि आप दूसरे लूप के अंदर इक्वेशन बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे जब ये सेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इस मैं क्वेश्चन को करा देता हूं आपको ताकि और क्लियर हो जाए। अब यहां पर देखो सेल 8 वोल्ट का है, यहां से मैंने करंट निकाली I1, तो I1 वापस भी आएगी। I1 निकाली तो I1 वापस भी आएगी। बाकी टेंशन मतलब इतने ढेर क्वेश्चन कराऊंगा ना, जब अगला सेशन आएगा इसका 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, रट जाएंगी चीजें। और वही क्वेश्चन आया नहीं, ये बात तय है। तो I2 निकलेगी और I2 वापस भी आएगी। तो अब यहां से I1 और I2 सर मिलके ऊपर की तरफ जाएंगी I1 प्लस I2। लेकिन इन क्वेश्चन I3 इन्होंने नीचे की तरफ दिखा रखा है, उसको चलो बाद में संभाल लेंगे। यहां से हमारे हिसाब से तो I1 प्लस I2 ऊपर गई, यहां पर इधर I1 वापस आ गई होगी, इधर I2 वापस आ गई होगी। अब अगर ऐसा है तो मैं पहले वाले लूप में लगाऊं किरचॉफ लॉ। तो अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो मैं अगर ऐसे घूमा तो मैं इधर से इधर आया, तो मैं इधर अगर जा रहा हूं, लेफ्ट में अगर आ रहा हूं, तो ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, तो 8 आएगा माइनस का। सर 8 माइनस का, ऐसे घूमते 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 इधर चले। अब आप इधर जा रहे हो सर और करंट इधर आ रही है, तो माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, और वो हो जाएगा 28 I1। और ऐसे घूमते घूमते जब आप सर नीचे आओगे तो आप प्लस से माइनस पर आएंगे, तो ये माइनस का 6 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो यहां से अगर हम देखें तो ये 28 I1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14। तो I1 तो आया मेरे प्यारे 0.5 एम्पियर। ले भाई, पहला काम हो गया। दूसरा काम में देखो, अब दूसरे वाले के अंदर लगा दे अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो अब घूमी घूमी करो, घूमी घूमी करो। अब एक बच्चा कह रहा है सर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार शिव? मैंने बच्चे से एक सेशन में बोल दिया था कि भैया मैं इंस्टाग्राम पर हूं अब्दुल सर फिजिक्स के नाम से, कोई भी डाउट हुआ करें तो वहां चैट में पूछ ले करो। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आए भी, मैंने जवाब भी दिया। अब एक बच्चा उसी पे कॉल कर रहा है। अब मैं इंस्टाग्राम पे जो सुकून के टाइम में रील स्क्रॉल करता हूं वो भी नहीं कर पा रहा।
जैसे वो मुझे लाइव देखता है वो कॉल कर लेता है, कभी वीडियो कॉल कर रहा है, कभी ऑडियो कॉल कर रहा है, मैं परेशान हो गया। तो ऐसी बातें मत करो। हाँ, तुम्हें अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो भाई, टेक्स्ट मैसेज कर देना, जैसे टाइम मिलेगा मैं तुम्हारी परेशानी का हल जरूर दे दूंगा। ठीक है, चलो अब इसमें घूमने, अगर हम इसमें घूमते तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो ये +12 आएगा, ये +12 आएगा। सेम ऊपर आप जाओगे तो ये माइनस से प्लस पर गए तो प्लस का 6 आएगा। फिर ऐसे घूमेंगे तो अब आप भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर है, तो ये माइनस का 54i2 विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 18 हो गया, तो माइनस का 54i2 इज इक्वल्स टू माइनस का 18। तो ये गया, तो यहां से i2 आ रहा है 1/3, 1/3। तो अब आपको i1 प्लस i2 करना है ना, तो i1 मतलब ये 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/3 कर दूंगा तो 5/6 हो जाएगा। लेकिन मेरा i1 प्लस i2 ऊपर की तरफ है, क्वेश्चन में i3 नीचे की तरफ था, तो वो माइनस का 5/6 से मैच हो जाएगा। बाकी सुकून के टाइम में आप खुद से बैठ के एक बार देखना। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल का ईएमएफ मैंने E1 E2 लिखा था, तो सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है अपने एंड के अबाउट, उसको हम उसका ईएमएफ कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया भाई, कितनी एनर्जी दी सेल ने एक यूनिट चार्ज को पूरे के पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहली एक ऐसी फोर्स है जो फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the energy which is given by the cell to rotate a unit positive charge in the entire circuit। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ई से रिप्रेजेंट करता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब तुम केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आता है। तो ईएमएफ वो पढ़ा है ना तुमने, डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, गैल्वेनिक सेल, तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, इलेक्ट्रोड्स होती हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ द सेल, इन सारी बातों पर सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है। फिलहाल अब इधर आता है एक हमारा और टॉपिक जिसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, है गेहूं के पत्थरों से बना हुआ पुल। घबराओ मत, बड़े सिंपल सा टॉपिक है। व्हीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है कि इस टाइप का अगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले, है ना, काजू कतली टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिले, लो ये मैं तुमको अपने तरीके से बता दूं, मतलब ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, काटे 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 करके, है ना, ये काटा काटा आया, ये फिर एक और काटा आया, ये एक और काटा आया, ये आया आया आया, और एक और ऐसे ऐसे काटा गया, फिर एक बीच में काटा आया। तो यहां पर अभी आप जो देख रहे हैं, ए पॉइंट से करंट आई और बी से निकली, तो ये जो अभी आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं R1 R2 R3 R4 और ये R5, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाना भैया ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। और ये बैलेंस माना जाता है अगर R1/R3 का रेशो R2/R4 के बराबर है, मतलब इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो अगर इसके और इसके बराबर आ गया, तो आप समझ जाना कि व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया हमारा उस टाइम पर बैलेंस। और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो बच्चों याद है तुम्हें, ये बीच वाले को बस हटा देते हैं, बीच वाला रेजिस्टेंस हटा देते हैं, तो अब ये और ये सीरीज में हो जाएगा, ये और ये सीरीज में हो जाएगा, फिर वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे। व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसे भी हो सकता है दिखने में, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तीनों का मतलब सेम ही है। हाँ, तीनों में बीच वाला गायब करना है, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब एक टर्म आती है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा है टर्मिनल, मतलब ईएमएफ मैंने आपको पढ़ा दिया ना, कैपिटल ई। अब एक होता है टर्मिनल वोल्टेज। देखो दोनों में फर्क है। सेल अगर ओपन सर्किट में, मान लो अगर ये सेल है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कोई हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लगा रखा है, सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अगर सेल ओपन सर्किट में, मतलब ये अभी उससे कनेक्टेड मान लो नहीं था, तो सेल के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ईएमएफ कहलाता है। लेकिन अगर सेल क्लोज्ड सर्किट में, मतलब ये सर्किट कंप्लीट है, तो अब इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, और इसको हम वी से डिनोट करते हैं। कई बार वी ई से ज्यादा होता है, कई बार वी ई के से कम होता है, कई बार बराबर होता है, कई बार 0 भी होता है। अब वो वाले सारे केस हम देख लेते हैं। देखो तो पहला केस क्या है, अगर हमारा सेल चार्जिंग वाला है ना, नहीं डिस्चार्जिंग वाला केस है, जो कि जनरली होता है जब भी आप सेल का यूज करते हो, आपके रिमोट में हर जगह पर जहां पर भी सेल लगे हुए उसको आप डिस्चार्ज तो कर रहे हो, उससे चार्ज निकाल रहे हो ना, आप तो डिस्चार्ज कर रहे हो। तो उस वाले केस में हमारा जो रिलेशन आती है टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में, वो आती है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। यहाँ पर V टर्मिनल वोल्टेज, E ईएमएफ, माइनस I सर्किट के अंदर करंट है, R इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप सेल को चार्ज कर रहे हो तो उस केस में ये करंट की डायरेक्शन क्योंकि पलट जाएगी ना, डिस्चार्जिंग में पॉजिटिव से करंट निकलती है और नेगेटिव पर आती है, बड़ी वाली प्लेट से निकलेगी, छोटी पर आएगी। लेकिन चार्जिंग के केस में उल्टा होता है, पॉजिटिव पे करंट आती है और नेगेटिव से निकलती है, तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर।
कई बार ऐसे भी होता है कि अगर हमारा सेल ओपन सर्किट में, अब सेल ही अगर ओपन सर्किट में है, तो मैंने बताया ना कि अगर ओपन सर्किट में है तो सेल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर ही होगा, तो वी के बराबर हो जाएगा। और अगर भाई हमारा सेल शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट का मतलब अगर मान लो सेल से एक वायर लेके दूसरा सेल में ही घुसा दिया, मतलब बीच में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं आया, मतलब कैपिटल आर अगर हमारा जीरो हो गया जो कि लिखा हुआ है, तो उस केस में ये देखा जाता है कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी जीरो हो जाता है। बाकी सारी बातें डिटेल में लिखी हुई, आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। फिर आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सर व्हाट इज पोटेंशियल? यार देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पहली बार मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का एक्चुअल तो मतलब ये होता है कि अगर डेफिनेशन में बताऊं तो चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वो पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब उस पोटेंशियल की वजह से, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारा चार्ज फ्लो करता है। अभी आप ऐसा समझो कि पोटेंशियल का मतलब जैसे कि अभी ये पेन मेरा कुछ हाइट पर है, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है, जब मैं छोड़ूंगा तो ये खुद ही नीचे गिर रहा है, ये लोअर पोटेंशियल है। मतलब मैं जितना अर्थ से ऊपर जा रहा हूं वो हायर पोटेंशियल, और जितना अर्थ के सरफेस के पास आ रहा हूं वो लोअर पोटेंशियल। तो कोई भी चीज नेचर में ऐसी बनी हुई है कि हर चीज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाती है। तो पेन को भी अगर मैं छोड़ दूं तो खुद ब खुद नीचे नहीं आ रहा, ये एक्चुअल में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव कर रहा है। सेम इसी तरह हमारा चार्ज भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो बैटरी का काम ही तो यह है ना कि वायर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना, ताकि वो हायर से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज भागता जाए, और चार्ज भागेगा तो करंट आएगी, करंट आएगी तो सारी चीजें चलेंगी। ये कहानी है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है भाई, अगर आपने जैसे अभी ठंड आने वाली है 2-3 महीने के बाद, तो फिर आप हीटर यूज करोगे, हीटिंग एलिमेंट यूज करोगे। तो हीटर क्या होता है, हीटर के अंदर वायर होता है ना। जैसे आप बटन खोलते हो वो धीरे धीरे लाल लाल होने लगेगा, गर्म होने लगेगा और हीट देने लगेगा। तो ये देखा जाता है कि कुछ स्पेशल टाइप के वायर जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप उससे करंट पास कराओ तो वो वायर गर्म होने लगता है। अरे यहां तक कि आप अपना फोन में बहुत टाइम तक गेमिंग करो या अपना लैपटॉप वगैरह यूज करो, वो भी गर्म होने लगता है। मतलब किसी भी चीज से अगर करंट पास हो रही है तो, और उसके अंदर रेजिस्टेंस तो हो गई, तो वो गर्म होगा। तो इसी को किसने बताया भाई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने बताया। उन्होंने बोला कि वो जो हीट प्रोड्यूस करता है उसका फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी। आई करंट है वायर से पास होने वाली, आर रेजिस्टेंस है, और टी वो समय है जितने समय के लिए पास हुआ। अच्छा, हमें क्यों का बात मालूम है, आई का फॉर्मूला वी बाय आर भी होता है, तो अगर आई की जगह पर वो रखा तो फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर टी बाय आर। और हमें ये बात मालूम है कि इसको हम आई इंटू आई आर भी बोल सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा वी आई टी। तो ये 3 फॉर्मूला निकल कर आए। अच्छा, यहां पर याद रखना 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, वॉट आते बच्चों को लगता है पावर की यूनिट है, नहीं नहीं, 1 किलोवाट आर है, तो ये भी एक आपकी एनर्जी की यूनिट होती है, जो 1 किलोवाट आर के अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं, और ये एक यूनिट के बराबर होता है। ये वही वाला यूनिट है जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर जो घर के बाहर लगा हुआ है ना, वो जो यूनिट बनते हैं, यूनिट के हिसाब से जो आपका बिल आता है, ये वही वाला यूनिट है। मतलब एक यूनिट बनाने का मतलब तुमने इतने जूल्स ऑफ एनर्जी उड़ा दी, समझे। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर आ जाते हैं। अगर जैसे कि हमने रेजिस्टर को सीरीज ऑफ पैरेलल में लगाया, ऐसे अगर सेल को लगाया तो क्या होगा, यहाँ पर एक सेल जिसका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, एक सेल जिसका ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2, ऐसे ऐसे बहुत सारे लगे हुए। तो अब आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा आपका, सबको सीधे सीधे ऐड करो सर जी, E1 प्लस E2 एंड सो ऑन। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऐड करो R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। लेकिन अगर पैरेलल में हो तो फिर कहानी थोड़ी सी अच्छी लेवल की हो जाती है। अगर मान लो कि यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R1 और ईएमएफ E1, और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ E2 और रेजिस्टेंस है R2, और ये अब अगर पैरेलल में मेरे प्यारे बच्चे, तो अब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई में इसमें आप पूछ चुके हैं, E1 बाय R1, और बोर्ड में भी कई बार आया E2 बाय R2 और 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, याद रख लो इसे। ये होता है इक्विवेलेंट का। 3 होते तो सर एक E3 बाय R3 और ऐड कर देते, यहाँ पर 1 प्लस मतलब प्लस करके 1 बाय R3 और ऐड कर देते आप, देख लो, ठीक है, वो हो गया। ये मैंने आपको बात बता दी। उसके बाद आओ नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। अब वही बात है कि भाई आपने जो भी वर्क डन करा वो वर्क डन कितने टाइम में करा, मतलब किसी भी वायर के अंदर जो हमारी हीट लिबरेट हो रही है, वेस्ट हो रही है, एनर्जी का यूजेज हो रहा है, वो यूजेज कितने टाइम में हो रहा है, अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो पावर आ जाती है। तो जो हमारा हीट का फॉर्मूला पीछे आया था ना, उस हीट के फॉर्मूले में सारी की सारी हीट को आप टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये वी आई टी का वी आई बचेगा, आई स्क्वायर आर टी का आई स्क्वायर आर बचेगा, वी स्क्वायर टी बाय आर का वी स्क्वायर बाय आर बचेगा। तो ये तीनों फॉर्मूला अब हमारे पावर के हो गए, सेम वही,
सेम हुई। पावर की यूनिट वॉट होती है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कई बार ऐसा भी होगा कि सर्किट के अंदर आपसे पूछेंगे कि यार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना चाहिए, तो उसके लिए देखो समझो, देखो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर अभी आपने देख लिया। करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो सर्किट में टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने आई की जगह पर रख दिया तो मेरा पावर का फॉर्मूला आ रहा है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अच्छा सर, अब हम क्या करें, आ गया तो आ गया। अब आपसे पूछी जा रही है कि पावर का ट्रांसफर मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये पावर का ट्रांसफर मैक्सिमम होने के लिए आपको इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू आर। इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू आर, और इसमें लगाओगे मैक्सिमम और मिनिमम, पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, मैथ्स में। तो वो लगा के कंडीशन ये निकल कर आती है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, अगर वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो उस केस में ये देखा जाता है कि पावर का ट्रांसफर हमारा मैक्सिमम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों तुमको, ये 30 मिनट का सेशन तो है, लेकिन इसको हल्के में मत ले लेना। यहाँ की बताई हुई बातें से ही कितने क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी। देखो ये बात यहाँ पर लिखी हुई, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। पूरा डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये भी मैंने डाल रखा है, देखते रहना तुम। एक और टॉपिक आता है हमारा गैल्वेनोमीटर, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते जाओ। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है स्मॉल करंट को मेजर करना। अब अगर कोई चीज स्मॉल करंट मेजर कर पा रही है मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि हमें मालूम है V इक्वल्स टू आई आर, तो I का फॉर्मूला होता है V बाई आर। अब अगर कोई चीज स्मॉल करंट मेजर कर पा रही है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इसके अगला तुम पढ़ोगे एमीटर। अब एक एमीटर ऐसी डिवाइस है जिसका काम है बड़ी करंट मेजर करना, ये मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है, एमीटर एम्पियर में करंट मेजर करता है। तो एमीटर एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए ना जो अगर ज्यादा करंट मेजर कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो। तो आप गैल्वेनोमीटर को क्या एमीटर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखो गैल्वेनोमीटर अगर ये है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये ऐसे करके दिखाया जाता है सर्किट के अंदर, इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस जी होता है, इसके अंदर जो करंट आ रही होती है आई जी होती है। अगर मैंने क्या करा, अगर अब देखो सिंपल सी बात है, अगर एमीटर बनाना तो मुझे इसका करंट बढ़ानी पड़ेगी, और करंट बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। एक ही तरीका होता है रेजिस्टेंस कम करने का, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो। पैरेलल में अगर मैंने एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब होगा क्या कि जो करंट आ रही है आई, तो IG वाली करंट तो अब गैल्वेनोमीटर में जाएगी और बची हुई करंट I माइनस आई जी ऊपर जाएगी, बची हुई करंट I माइनस आई जी ऊपर जाएगी। अब हमें बात मालूम है कि पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम, तो ऊपर का पोटेंशियल नीचे का पोटेंशियल के बराबर। ऊपर का पोटेंशियल क्या है भैया, IR का मतलब I माइनस आई जी इंटू एस, और नीचे का पोटेंशियल होगा सर IR मतलब IG इंटू जी। तो यहां से S आ रहा है IGG अपॉन में I माइनस आई जी। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है और आप चाहते हो कि वो कितनी करंट मेजर कर पाए, आई करंट मेजर कर पाए, पहले कितनी मेजर कर पा रहा था, IG करंट मेजर कर पा रहा था, तो उसके पैरेलल में एक वायर लगाओगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, जिसका ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, IGG अपॉन I माइनस आई जी। ये बात यहां पर देखो लिखी हुई भी है, ठीक है, ये बात लिखी हुई है। क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक आपका गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है भैया, 100 ओम, और वो करंट कितनी दे रहा है उस टाइम पर, गैल्वेनोमीटर करंट वो दे रहा है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। अब उसमें कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए कि वो कन्वर्ट हो जाए एक एमीटर में जो कि 10 एम्पियर की करंट मेजर कर पाए, तो आई हो गया 10 एम्पियर। क्या निकालना है सर, एस निकालना है, निकाल देंगे, IGG अपॉन में I माइनस आई जी। तो सर IG 10 की पावर माइनस 3, जी हो गया 100, I माइनस आई जी, तो ये हो जाएगा सर 10 माइनस 10 की पावर माइनस 3। अब देखो 10 में से 0.0001 माइनस करोगे तो 10 ही बचेगा लगभग, तो नीचे तो मैं 10 ही मान लेता हूं, और ये ऊपर बचेगा 0.1, तो ये 0.01 आंसर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। इतने ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूंगा। ओ यार, वो गड़बड़ कर दी क्या मैंने द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर है, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, सही है यार हमारा, सही है, ऑप्शन सी आ रहा है यार, 0.00 मतलब 0.01, वो गलत दे दिया होगा उन्होंने। फिलहाल वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर एक ऐसे डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल वोल्टमीटर तो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अब आइडियल तो नहीं बना पाओगे लेकिन रेजिस्टेंस काफी बढ़ाना पड़ेगा, तो अब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बना सकते हो। इसमें अगर तुमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो आर। अब यहां पर करंट आई आ रही है,
तो हमें बात मालूम है कि V का फॉर्मूला आई आर होता है, और रेजिस्टेंस अब क्या हो गया, G और R सीरीज में है तो G प्लस आर हो गया। ठीक है, तो यहां से ये V बाय आई इज इक्वल टू G प्लस आर हो गया। तो R का फॉर्मूला आ रहा है V बाय आई माइनस जी। मतलब अगर 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 आपको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को किसमें, वोल्टमीटर में, जो कितनी वोल्टेज में जगह कर पाए, V जितनी, आई करंट अगर पास हो रही हो तो उसमें कितना रेजिस्टेंस लगाओगे, V अपॉन आई माइनस जी जितना, और वो सीरीज में लगाओगे। बस इतनी सी बात है, बाकी सारी बातें तुम पढ़ लेना। ठीक है, और लास्ट अब हमारा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कोई नई चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है, या फिर बोला जाए तो एक एप्लीकेशन वाली फॉर्म है व्हीट स्टोन ब्रिज की। ठीक है, किसकी फॉर्म है ये, व्हीट स्टोन ब्रिज की हमारी एप्लीकेशन वाली फॉर्म है। लो ये भी मैं तुमको समझा देता हूं। मीटर ब्रिज की कहानी बस इतनी सी है, जैसे कि ये एक हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज था ना, व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे था भैया, कटर कटर कटर, रुकावट, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, सर जी R4 था। बस यहां पर भी होता है, यहां पर इधर वाले पार्ट में एक हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R। यहां पर एक अननोन वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस निकालना होता है जो कि S। यहां पर ऐसे करके एक वायर आ रहा होता है गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड, और यहां पर लगी होती है एक जॉकी। ये 1 मीटर लंबा वायर होता है। जब जॉकी को आप इस वायर पर स्लाइड कराते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो जैसे मान लो इस पी पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन दिखाया, तो अब ये जो हमारा एपी वाली जो लेंथ हो गई, ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी। अब ये क्योंकि 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है, 1 मीटर मैंने अभी बोला, तो ये 100, अगर ये एल है तो ये 100 माइनस एल हो जाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ये जो हमारा बीच वाला वायर था ना, इसके अंदर से करंट पास नहीं हो रही, तभी तो आप इसको हटा रहे थे, मतलब बीच वाले वायर से करंट पास नहीं हो रही। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। जैसे इसने नल डिफ्लेक्शन पॉइंट दिखाया तो समझ जाना ये क्या हो गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। कौन सा वाला, वही बैलेंस वाला। तो उसमें हमारा क्या होता था, इसका अपॉन इसका रेशो, इसके अपॉन इसके रेशो के बराबर होता था। तो सेम R अपॉन L का रेशो S अपॉन 100 माइनस L के रेशो के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो R बाय S क्या हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L। या फिर मैं सीधा सीधा ये भी बोल सकता हूं, इसका अपॉन इसका रेशो विल बी इक्वल्स टू इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ का रेशो। सिंपल। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, अब हमारा अगला आई थिंक आएगा मंडे को आएगा, तो मंडे को हम मुलाकात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वो सेशन लगाने से पहले ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से लगा लेना, सारे फॉर्मूले देख लेना, अच्छे से याद कर लेना, इतना मजा आने वाला है। एक बार वो 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तुम्हारा अब से लेके जेईई मेंस के एग्जाम तक के तुमसे सॉल्व ना हो, इसकी गारंटी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, और मैंने कुछ कुछ की तो डेरिवेशन भी करा दी, मैं तो सिर्फ पढ़ाने आया था। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह से अगले सेशन में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। एमवी सेट का एग्जाम आ रहा है 4th, 5th, 11th एंड 12th अक्टूबर को आपके नियर बाय ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, एक्साइटिंग प्राइसेस मिलेंगे उसमें, है ना, 150 करोड़ 200 करोड़ तक का हमारा उसके अंदर कैश रिवॉर्ड भी है। अगर तुम चाहते हो कि भाई ऐसे वीडियोस में बनाते जाऊं, तो भाई इस चैनल को हमें थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा, तभी है ना कंपनी भी अलाउ करेगी कि हम इस नए चैनल के ऊपर अच्छे अच्छे कंटेंट हम डाल पाए। तो उसके लिए बस तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यार चैनल पे सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़वाओ, और जितने भी अपने स्टूडेंट्स ग्रुप है सब ग्रुप में इस चैनल को शेयर करो, ताकि सब्सक्राइबर काउंट अपने बढ़ पाए। वीडियो को लाइक करो। काम के तो सेशन आ रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। जिस बच्चे ने ब्लाइंडली जेईई मेंस तक इस चैनल को फॉलो कर लिया, फिजिक्स में उसके 90 से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 100, इस चीज की गारंटी है। वो मैटर नहीं करता तुम्हारी फिजिक्स कितनी अच्छी है या बुरी है, अगर तुमने सारे सेशन लगाए हैं तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।